हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलेंगे और जो भी शब्द हम बोलेंगे उनको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना है। जैसे कि पहला प्रश्न है यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उत्तर में लिखेंगे हम लोग। स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। जो स्थल मंडल है अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर खा में कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन बलों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। प्रश्न नंबर गा है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जो मोड़दार या बलित पर्वत होता है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने इससे पहले सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके सेकंड चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि बलितदार या मोड़दार पर्वत के बारे में वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करते हैं, जो पृथ्वी के अंदर वाला आंतरिक बल होता है वो आमने सामने कार्य करता है, तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। जो धरातल होता है उसमें मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार को ही हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। ये मोड़दार पर्वत ही क्या कहलाते हैं, इन्हीं से बलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक दबाव होता है, आंतरिक क्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप क्या धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और उससे मोड़ की वजह से हमारा जिस पर्वत का निर्माण होता है वो हमारे मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत कहलाते हैं। और जितने भी पर्वत हैं सभी हमारे मोड़दार या बलित पर्वत के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर घा है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षणों को भी स्पष्ट किए। जो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं उसके लक्षण भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर में, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक जागृत ज्वालामुखी है, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। यानी इसके 3 आपके प्रकार हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहती है, यानी कि इसमें से हमेशा लावा मैग्मा निकलता रहता है। इसमें जो लावा होता है हमेशा निकलता रहता है। जैसे कि इसका जो उदाहरण है, कौन कौन से ज्वालामुखी इसमें प्रेजेंट टाइम है जो हमेशा लावा निकालते रहते हैं, उनका नाम है सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। जो सिसिली द्वीप पर है उसका नाम क्या है, एटना ज्वालामुखी, और दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये क्या है, हमेशा जागृत ज्वालामुखी हैं और इससे हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है। पॉइंट नंबर 2 है सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो काफ़ी समय तक शांत रहते हैं। शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस। तो आपको ध्यान रखना है, जापान का जो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये शांत ज्वालामुखी है, लेकिन अचानक से कभी ना कभी ये अपना लावा उगलने लगते हैं, यानी कि इसमें उद्गार हो जाता है। और इटली का जो वेसुवियस ज्वालामुखी है ये सब हमारे किस में है, ये हमारे 2 उदाहरण दे रखे हैं सुषुप्त ज्वालामुखी का। और आइए जानते हैं जो शांत ज्वालामुखी होता है। तो शांत ज्वालामुखी की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे, इस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं होता है, किंतु अब नहीं कभी उद्गार हुआ था। जैसे ये ज्वालामुखी ऐसे हैं कि इसमें कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका मुख्य क्रेटर होता है ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है। ऐसा ज्वालामुखी जो जिसमें कभी उद्गार हो चुका था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनका जो मुख्य क्रेटर होता है उसमें क्या हो गया, ज्वालामुखी पदार्थों से भर गया। जो मुख्य क्रेटर था ज्वालामुखी पदार्थ से लावा जो मैग्मा था ठंडा होकर के जम गया, अब से निकलने नहीं देता है। और लावे को या तो क्या दूसरा तरीका है कि इसमें पानी भर गया है, और जब पानी भर जाएगा तो जाहिर सी बात वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो पाएगा, इसके कारण ये ज्वालामुखी बंद हो जाते हैं। इसका उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील है। कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील। ये भी आपके 2 शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। वेसुवियस आपका कहाँ का था, इटली का था, और वो कैसा था, सुषुप्त ज्वालामुखी था।
अगला प्रश्न है यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ हानि बताएं। ज्वालामुखी से मनुष्य को कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी से होने वाली हानि। पॉइंट नंबर 1 है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो उसके नीचे क्या होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, तो जीव जंतु होते हैं, दब जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता है। दूसरा है कि इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो किनारे इसके समीपवर्ती भागें होती हैं, तो उनके जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक चट्टानें होती हैं, प्लेटें होती हैं, वो खिसक जाती हैं, और खिसकने के फलस्वरूप क्या हो जाती है, भूकंप आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमसे ये हानि होती है इससे कि लावा प्रवाह से, जो लावा का प्रवाह होता है उससे सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। जब भी ये लावा का प्रवाह होगा तो उसके पास जितने भी खेत रहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर के बीच में खेत रहते हैं, मकान रहते हैं, और जो भी चीज़ें रहती हैं वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एकदम पूरा पिघला हुआ लावा रहता है और वो बहुत ही गर्म रहता है, उसको सब जलाता हुआ राख करते हुए आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 4 है कि समुद्र में विस्फोट से जले जो जल होते हैं वो उबलने लगती हैं, जिससे बड़नवाल कहा जाता है। इसमें समुद्र जीव मर जाते हैं, बड़वानल कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं बड़वानल कहते हैं। जो समुद्र में जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे विस्फोट होगा वहाँ की पानी क्या होती है, उबलने लगती है, गर्म हो जाती है तो उबलने लगता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको कहते हैं बड़वानल कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो समुद्री जीव होते हैं उसके आसपास वो क्या कहते हैं, मर जाते हैं। यह भी हानिकारक होता है इसलिए। पॉइंट नंबर 5 है, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वायुमंडल को प्रदूषित भी करती हैं। जब इसका उद्गार होता है इसमें गैसें भी निकलती हैं जो कि जहरीली होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वायुमंडल को ये प्रदूषित भी करती हैं। अब आइए देखते हैं ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं, उस लाभ के बारे में जानते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की अच्छी फसल होती है। जो हमारी जो लावा निकलती है उसमें कौन सी मिट्टी निकलती है, तो काली मिट्टी, उसके लावे से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, या रेगुड़ मिट्टी इसके नाम से जानते हैं। और ये जो काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है, तो गन्ना, इसमें बहुत अच्छा पैदावार होता है, किसका, गन्ने का होता है और कपास का होता है। ठीक है, तो कपास और गन्ने के लिए बहुत अच्छी उपयोगी मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो ये एक हमारा लाभ हो गया, ये गन्ने की फसल के लिए और कपास की फसल के लिए जो मिट्टी होती है ज्वालामुखी वाली, वो बहुत ही उपयोगी होती है। सेकंड है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। कुछ ऐसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि इन आपका ग्रेनाइट होता है, बहुत ही मजबूत पत्थर होता है, और इस पत्थर का निर्माण किससे होता है, ये ज्वालामुखी के विस्फोट से बने लावे से उसका निर्माण होता है। इसको हम अग्नेय शैल भी कहते हैं, अग्नेय चट्टानें कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। यानी जो ज्वालामुखी प्रदेश होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले जो गर्म स्रोत होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, जब भी ज्वालामुखी के प्रदेश में आप देखेंगे वहाँ पे जो गर्म जल के स्रोत होते हैं उसमें क्या मिला रहता है, गंधक मिला रहता है। ये जो गंधक होता है ना, ये गंधक इसमें घुला रहता है। जो गंधक होता है ना, जो चर्म रोग होता है, जो हमारे के हाथ, तो हमारे शरीर के त्वचा में जो रोग हो जाता है, उन रोग के लिए लाभकारक होता है। यानी कि उस पानी को अगर त्वचा पे लगाते हैं तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है, यानी कि उस बीमारी को सही कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 है कि अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। तो अगर अधिक ताप वाली जो भाप होती है, जो कोई पता है, सबसे पहले जो इंजन बना था रेलवे का, वो भाप से चलने वाला इंजन था। किससे बना था फ्रेंड्स, भाप से चलने वाला इंजन पहले था जो रेलवे का था, और उसको भाप से बनाया जाता था। स्टीफन, और जो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो इससे क्या होता है कि जब वहाँ से अधिक तापमान पे जब जो भाप निकलता है, जो ज्वालामुखी से, तो उस भूतापी से हम बिजली का निर्माण करते हैं। और बिजली का इस्तेमाल आप जानते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है, इससे बनने वाला क्रेटर, जो झील है, क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है, और झील का सिंचाई पानी के काम आता है। तो इससे क्या कभी कभी क्या होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील कब हो जाता है, क्रेटर झील का निर्माण किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्रेटर झील का निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से होता है। और ये कब होता है, जब ज्वालामुखी एक बार विस्फोट हो जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार के झील का निर्माण होता है, क्रेटर झील कहलाती है। और ये क्रेटर झील कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है,
और ये एक पर्यटन स्थल भी बन जाता है। पर्यटन स्थल बनने की वजह से क्या होता है, उसका वहाँ पे हमारा जो आर्थिक चीज़ें होती हैं उससे आर्थिक चीज़ें सुदृढ़ होती हैं, जिससे कि लोग आने देखते आते हैं तो हमारा आर्थिक मदद होती है, वहाँ पे लोगों को पैसे मिलते हैं और चीज़ें वहाँ पे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते रहेंगे जो उसका पानी होता है, उस झील का पानी होता है, उस पानी का हम सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो भूकंप उद्गम केंद्र होता है और भूकंप अधिकेंद्र होता है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको भूकंप से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये जो यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं इन्हीं से वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी जहाँ से कंपन का शुरुआत हुई है जिस स्थान से, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, जहाँ पे भूकंप उद्गम का केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर धरातल पर स्थित, जो धरातल के ऊपर ठीक उसके ऊपर ले जाएंगे और जो पृथ्वी के ऊपर जाकर चले जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर धरातल पर देखेंगे स्थित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे फ्रेंड, अधिक केंद्र। तो आपको ध्यान रखना है अधिक केंद्र क्या होता है और आपका अधिक उद्गम स्थल क्या होता है। उद्गम स्थल उसको बोलेंगे जहाँ पे पहली बार कंपन स्टार्ट हुआ है, वो अंदर पृथ्वी के अंदर, लेकिन उसी पॉइंट को हम खींचेंगे ऊपर आ जाएंगे सीधे धरातल पे। तो जो धरातल वाला पहले वो सेम उसके ऊपर जो बिंदु होगा, वो जो बिंदु कहलाता है वो क्या कहलाता है, अधिक केंद्र बिंदु कहलाता है। उद्गम के ऊपर जो वाला स्थान होता है, बिंदु होता है, वो हमारा अधिक केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियाँ। अगर भूकंप आ रहा है तो उस समय आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे, उसके बारे में 2 पॉइंट आपको लिखना होगा। उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब भी भूकंप आए तो क्या करना आपको, भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर या भवन के से दूर खड़े हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप निकल पा रहे हैं भूकंप आने से पहले तो क्या करिए, भूकंप आने से पहले घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर चले जाइए, भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा है, यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड आदि से दूर खड़े हो जाए। अगर आप रोड पे चल रहे हो उसमें तो आपको ध्यान रखना है फ्लाईओवर के नीचे नहीं खड़ा होना है। आपको जो कुछ वहाँ पे बैनर लगे होते हैं फ्लाईओवर के, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड लगे होते हैं, उनके नीचे भी नहीं खड़े होने, पेड़ पौधे आदि हों उनसे भी दूर खड़े होने, यानी कि खाली स्थान में चले जाना है। अगर मान लीजिए मकान में ही रह गए तो आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, तो मकान के कोने में जाके खड़े हो जाइए। ठीक है, मकान में कोने में जाके खड़े हो जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई मेज और कुर्सी है उसके नीचे जाके छुप जाइए, वो भी कोने में करके छुपिए, बीच में करके नहीं छुपना है। आपके पास मेज जो है, कुर्सी है, मेज हो जाए उसके नीचे जाइए, कोने में लगा करके वहाँ पे छुप सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाएं। यहाँ पे दे रखा है कि एटना ज्वालामुखी और क्या नाम है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, नर्मदा नदी और हिमालयन। तो एटना ज्वालामुखी फ्रेंड्स क्या है, एटना ज्वालामुखी का हम लोग मिलान करेंगे, ये कहाँ पे है, इटली में है। दूसरा है कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, इसका ज्वालामुखी है। तीसरा है नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी बनाती है, और हिमालय नदी ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार इसका मैच करा लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला पॉइंट है, ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं। जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम फ्रेंड्स नाम जानते हैं बीवरे। क्या बोलते हैं उसको, बीवरे, इसको नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बीवरे अगर आप शब्द कहीं पर आया तो समझ लीजिए किससे है, वो ज्वालामुखी छिद्र को कहा जाता है, बीवरे। अगला है अधिकतम भूकंप। जो अधिकतम भूकंप होता है कहाँ पे आता है, तो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पे आता है। कहाँ पे आता है, प्रशांत महासागर के दोनों तटों पे अधिकतम भूकंप आता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, स्थलीय प्लेटें जो होती हैं, स्थलीय प्लेटें हैं उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। जो स्थलीय प्लेटें हमारे किस पे है, दुर्बलता मंडल पे तैर रही है। और दुर्बलता मंडल क्या है फ्रेंड, ये दुर्बलता मंडल जो हमारा मेंटल होता है, मेंटल का ऊपरी भाग होता है, उसका नाम होता है दुर्बलता मंडल। और मेंटल क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी है ये 3 भागों में बटी होती है। ऊपरी हमारी होती है भूपर्पटी, ऊपरी भाग हमारा भूपर्पटी, फिर सेकंड हमारा जो होता है वो हम आता है मेंटल के बाद आपका मेंटल होता है,
और मंडल के बाद मंडल में 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक ऊपरी भाग होता है जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, एक निचली भाग होता है। फिर हमारा सबसे नीचे क्या होता है? क्रोड होता है। क्रोड को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला होता है आंतरिक क्रोड, दूसरा होता है बाह्य क्रोड। तो जो हमारा स्थलीय प्लेटें हैं, जो ऊपर वाली भाग हैं, किस पे तैर रही हैं फ्रेंड्स? वो दुर्बलता मंडल के तहत तैर रही हैं। मैग्मा, अगला पॉइंट है मैग्मा जब धरातल में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जो हम कई बार बता चुके, जो हमारा ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी के अंदर जब वो पिघला हुआ पदार्थ रहता है वो क्या कहलाता है? उसमें वो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलता है तो इसका नाम चेंज होता है। ये क्या कहलाता है? इसको हम लावा कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्मा जब धरातल में फैल जाता है तो उसका नाम क्या होता है? ये लावा कहलाता है। और इस प्रकार से इन्हीं से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।